Good morning, everybody. In today's class, I am going to discuss oscillations of electric dipole in uniform electric field. Let capital E be the uniform electric field established in free space, and an electric dipole of electric dipole moment P be kept with its dipole moment making angle theta with the direction of electric field. हमें पता है कि अगर ये एंगल थीटा 0 डिग्री होता तो इस पे टॉर्क 0 वर्क करता। हमने इसे थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया तो इस पर एक टॉर्क वर्क करेगा एंड दैट टॉर्क टाउ will be given by, we have studied, PE sin theta. Now, if theta is very small, then I can write sin theta equal to theta. Theta is very small. In that case only I can write this. And if I apply this thing, then tau I am going to get PE into theta. Now, theta is the anti-clockwise and tau is the clockwise. Therefore, if I am going to take the direction of both the things, then both are opposite to each other, minus sign comes here. Or I can write as I alpha, moment of inertia, into alpha, angular acceleration, is equal to minus PE into theta. Therefore, alpha is equal to minus PE upon I into theta. Here, PE upon I, dipole moment, uniform electric field, and moment of inertia of the system will be constant. Therefore, what I can say, alpha, angular acceleration, is proportional. This is the sign of proportion minus theta. Hence, it will perform SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी जो मेन कंडीशन होती है, जो एक्सेलरेशन आता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली बट अपोजिट साइन का प्रोपोर्शनल होता है। हमने 11th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहां पे A प्रोपोर्शनल टू y होता है माइनस साइन के साथ, और बाकी जो कुछ होता है दैट इज ओमेगा स्क्वायर। इससे अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, आई एल्फा इज इक्वल टू दिस मच, इस इक्वेशन को कंपेयर करें, देन ओमेगा स्क्वायर कम्स आउट टू बी पीई बाई आई। इट इंडिकेट्स ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पीई अपॉन आई। Time period, therefore time period capital T, it is equal to 2 pi upon omega. Value को replace करें, then it comes out I upon PE. This is the time period of oscillation of a dipole in uniform electric field. Now coming to next topic. Electric flux. Electric flux through any area is defined as the number of electric field lines passing through that area. Electric flux through any area is defined as the number of electric field lines passing through that area. Suppose करें कि यहाँ पे this is the electric field and this is the any area. It is not the, it is simple area, it is not closed, and
दिस इज द नॉर्मल ऑफ द एरिया। एरिया नॉर्मल हम 11th में पढ़ चुके थे। एरिया, ये एरिया है, ये एरिया है, और नॉर्मल किसी भी सरफेस का या किसी भी एरिया का जो डायरेक्शन होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इस प्रकार से परपेंडिकुलर होता है। यहां पे ये है, ये परपेंडिकुलर है टू द पाम। पाम का जो एरिया है उसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये उसकी डायरेक्शन। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप। सपोज करें एरिया ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इन दैट केस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई ई is given by EA cos theta, or phi E is equal to EA cos theta लिखा जा सकता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। इफ वेक्टर E इज नॉट कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट ना हो, ये चीज तो कांस्टेंट के लिए है, ये जो दोनों ही फॉर्मूले हैं ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर ये कांस्टेंट ना हो देन व्हाट वी डू, हम छोटा सा एरिया चूज करते हैं। छोटा सा एरिया चूज करते हैं। ये एलिमेंट्री एरिया इतना छोटा होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज कांस्टेंट, तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है इट इज गिवन बाय ई डॉट डी ए। और टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें देन इट कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, दैट इज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए। और ये टोटल जो हमारे पास टोटल एरिया की हम बात करेंगे, यहां पे कैपिटल ए मैंने लिख दिया। नाउ इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज, ये स्केलर क्वांटिटी है और जो इसकी यूनिट होगी ई का न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर एम्पियर सिस्टम में, और कॉस थीटा ये यूनिट लेस होता है। तो दिस इज द यूनिट। क्लियर? नाउ कुछ क्वेश्चंस हम इसके बेसिस पे वर्कआउट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 1, a plane of area 0.2 meter square is kept in uniform electric field 10⁻⁷ Newton per coulomb perpendicularly. Find the electric flux passing through the area. इसके सॉल्यूशन को हम देख लें। दो चीजें होती हैं, हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे सब कुछ तो यहां दिया हुआ है। फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई 10⁻⁷ है, ए 0.2 है, इंटू कॉस। हमने कहा कि परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसको कुछ हम ऐसे देखें कि सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये जो हमने एरिया चूज किया था, ये जो जिस पार्ट को मैं टच कर रहा हूं, ये पार्ट टोटल, इसको हम प्लेन ऑफ द एरिया कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी और ये एरिया उसके का प्लेन उसके परपेंडिकुलर है। और हमारे पास जो डायरेक्शन नॉर्मल लेना होता है प्लेन का, वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो कुछ ऐसे ही जाएगा। ये जो होगा, ये तो प्लेन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। प्लेन जो है, ये प्लेन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ये जो येलो कलर का चौक है ये बेसिकली नॉर्मल टू द प्लेन है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यही चीज यहां पे ध्यान में रखनी है हमें। इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम
इंटू मीटर स्क्वायर। यहां पे इसी बात का ध्यान रखना होता है, अगर प्लेन के साथ एंगल दिया होता है तो हम 90 माइनस थीटा एंगल ले लेते हैं। यहां 0 है क्योंकि 90 में से 90 सेपरेट करेंगे। इस बात को हम ध्यान ना रखें, बस ज्यादा ध्यान रखना हो कंसेप्चुअली। तो भाई साहब ये प्लेन है, प्लेन का डायरेक्शन इसका नॉर्मल होता है, वो ये हो गया नॉर्मल। और प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये येलो, ये दोनों प्लेन का नॉर्मल ये और इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम। Second problem. A loop in the form of a plane. A loop in the form of a plane of area 0.5 meter square. Area 0.5 meter square is kept in uniform electric field of intensity 6 into 10 power 7 Newton per Coulomb with plane parallel to electric field. With plane parallel to electric field. यहां पे प्लेन को पैरेलल दिया हुआ है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन। सॉल्यूशन में देखें, यहां थीटा इंपॉर्टेंट है, थीटा यहां पे 90 डिग्री आ जाएगा और फ्लक्स जो करेंगे वो आ जाएगा ई ए कॉस 90। ई कुछ भी हो, ए कुछ भी हो, ये cos 90 की वैल्यू 0 होती है, फ्लक्स 0 हो जाएगा। यूनिट लिखेंगे तो वो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फिर से समझ ले इस बात को, यहां पे प्लेन पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मींस प्लेन ये प्लेन का नॉर्मल, मैं यहां पे येलो कलर का चौक यूज कर रहा हूं, ये प्लेन के नॉर्मल हो गया, और प्लेन के पैरेलल यानी ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, जो प्लेन का नॉर्मल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल लेते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले एक बात और समझ लें, प्लेन के पैरेलल है। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो प्लेन को पेनिट्रेट करते हुए जाता है, इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से, यानी इसके आर पार जो जाता है। जब फील्ड पैरेलल होगी तो इसके आर पार तो नहीं, कोई भी फील्ड लाइन नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम। This theorem states that the total flux coming out from a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught the charge enclosed by that surface. फिर से सुन लें, the total flux coming out from a closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times charge enclosed by that closed surface. मीन्स क्या हो गया, ये कोई भी क्लोज सरफेस है भाई, सर्किल में प्लेन होता है, क्लोज सरफेस नहीं होता, ये सर्किल नहीं है, ये स्फेरिकल है। इससे जो फ्लक्स बाहर की तरफ टोटल आ रहा होगा, टोटल फ्लक्स विच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस, दैट इज फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज एनक्लोज्ड। इसके अंदर जितना चार्ज बंद होगा, यानी चार्ज एनक्लोज, जो इसके अंदर चार्ज बंद है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये सरफेस है, सर्किल नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, सरफेस है, स्फीयर है। क्लियर? इसी को भी हमें पता है कि हम जब फ्लक्स निकालते हैं, ये फाई, तो फाई को हम लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, देन हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले क्या थे, E डॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड। ये भी कह सकते हैं
दिस इज आल्सो द मैथमेटिकल फॉर्मूला दिस वन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, इन दैट केस वी कैन राइट एज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस एरिया को, यहां सरफेस को एस से डिनोट कर रहा हूं, 1/ε0 चार्ज एनक्लोज्ड। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेसिस पे दी जाती है। वो कहा जाता है गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड, ये सर्किल है, क्लोज्ड है, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए surface is equal to 1/ε0 times charge enclosed by that closed surface. This is the Gauss theorem. कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पे हम वर्कआउट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, find the number of electric field lines coming out from a charge 1 coulomb plus 1 coulomb। मीन्स इसको वर्कआउट कैसे करें, +1 कूलम चार्ज है, हम कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी शेप का चूज कर लें। हम देखें इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना, तो हम इसमें यहां पे देखें टोटल फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है। देन इन दैट केस गॉस थ्योरम को अप्लाई करें, phi = Q enclosed अपॉन ε0। Q enclosed यहाँ पे 1/ε0, 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 पाई न्यूमरेटर कैसे आ गया, और 1/4 पाई ε0 इसको K लिखा जा सकता है। Therefore 4 into 3.14 into K, 9 × 10⁹ 4 4 = 16, 12 into 9 × 10⁹ Therefore phi is equal to 54, 9 6 = 54, 9 5 = 45, 50 0, 9 2 = 18, 5 3, 9 9 11 into 10⁹ is equal to 1.13 into 10⁻11 Newton per coulomb मीटर स्क्वायर। मीन्स इतना फ्लक्स इसके बाहर आ रहा होगा, जिसके बाहर फ्लक्स आ रहा होगा उनकी, this much flux is coming out from this closed surface due to +1 coulomb charge. Means number of electric field lines which are associated with +1 coulomb charge is that one, which is the answer here. Now the next question. A sphere of radius R is kept in uniform electric field E. What is the flux coming out from the surface? Phi. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या दो होंगी, दो तरह की होंगी, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है। हम जो नॉर्मल लेते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस और बाहर वाला लेते हैं। मींस यहाँ पे नॉर्मल ये हो जाएगा एन कैप, यहाँ पे नॉर्मल ये हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स के दो पार्ट हैं, एक जो अंदर जा रहा है और दूसरा जो बाहर आ रहा है। हमें ये पता है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर आएंगी, तभी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मींस फाई इन और फाई आउट दोनों इक्वल होंगे। फाई इन, ये फाई टोटल कर लेते हैं, टी से डिनोट करते हैं। फाई इन अगर फाई है तो अंदर वाला जो फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स जो बाहर आता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो इनकमिंग फ्लक्स होता है जो अंदर जाता है किसी सरफेस को, उसको नेगेटिव लेते हैं। इट इज नेगेटिव प्लस फाई
उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहेंगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फ्लक्स जीरो आ जाएगा। कोई भी सरफेस किसी भी नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड है स्पेस के अंदर, और यहां पे एक प्लेट रखी हुई है, प्लेट, इसका भी एरिया ए है, बट दिस प्लेट इज मेटेलिक प्लेट, दिस प्लेट इज मेटेलिक प्लेट, इसका भी एन कैप इधर लेंगे। टोटल फ्लक्स हमें पता करना है, दैट इज a metallic plate of area capital A is kept perpendicularly to the uniform electric field capital A. Find the electric flux passing through that area. फाई को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम फार्मूला तो यही यूज करेंगे ना, केवल फार्मूले बेसिस पे जाएं तो हमसे गलती हो सकती है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी मेटेलिक प्लेट को क्रॉस नहीं कर सकती, इस प्रकार से क्रॉस करके आर पार नहीं जा सकते कि यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये मेटेलिक प्लेट है, इसके ऐसे इस यहां से जाकर के फिर इधर बाहर नहीं आ सकते। ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी वो यहां पर टर्मिनेट कर जाएगी, मींस यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर जाएगी और दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, उसकी वजह से दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से स्टार्ट कर जाएगी। बहरहाल इसको पेनिट्रेट करते हुए इसके आर पार नहीं जाएगी। Therefore, the number of electric field lines which are crossing the metallic plate is always zero, whatsoever the case may be. This is what I want to tell you in this lecture. Now, next topic, Gaussian theorem. Gaussian theorem नहीं, Gaussian surface. Gaussian surface. Gaussian surface. सबसे पहली बात, किसी एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, एरिया कैसे चूज करते हैं। एरिया कोई बॉडी नहीं होती, वो फ्री स्पेस होता है, ठीक। और वो जो फ्री स्पेस होता है वो क्योंकि रियली एग्जिस्ट करता है लेकिन कोई बॉडी नहीं होती, तो वो एक हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है। इसका जो गॉस थ्योरम है, इसका यूज कहां करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने में करते हैं जनरली। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने में इसका यूज करते हैं, तो हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वहां से पास होता हुआ एक इमेजिनरी सरफेस जो चार्ज को या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकली इनक्लोज करता है, एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, ये रियली एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है, कैसे डिफाइन करेंगे, लिख लें इसे। गॉसियन सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज एन हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड एनक्लोजिंग द एंटायर चार्ज सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। Property number 1. Number 1, it is imaginary or hypothetical passing through the point of interest, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। Number 2, it encloses the charge और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली, ये सिमेट्रिकली एनक्लोज करता है। नंबर 3, एट द गॉसियन सरफेस इधर, नंबर 3 पॉइंट में एट द गॉसियन सरफेस इधर थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। 4th, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है अगर एंगल 0 होता है, कांस्टेंट होता है, और यहां पे कांस्टेंट हो
या वेरिएबल हो तो 90 डिग्री पे दोनों पे चलेगा, क्योंकि अगर 90 डिग्री एंगल है cos 90 जीरो हो जाएगा, ई ए cos 90 जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट या वेरिएबल ऐसा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रख के चलना। क्लियर? आफ्टर दिस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, पहले क्वेश्चंस देन एप्लीकेशंस। One more thing today, solid angle. इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो ऐसे कह सकता हूं, एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट ए पॉइंट, एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट ए पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, थीटा इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अगर थीटा मिनिमम की बात करें तो भाई साहब मिनिमम एरिया 0 हो सकता है, 0 अपॉन आर स्क्वायर, और मैक्सिमम की बात करें, सिमेट्रिकल एरिया की बात करें तो एक स्क्वायर आता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई। ये जो एंगल होता है इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ये 11th में हम लोगों ने प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल यूनिट वाले चैप्टर में स्टडी किया था। From there it is coming out. Clear? Now solid angle को हम एक और तरीका देखते हैं। ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये कोन वाला एग्जाम्पल ले लें, ये कोन है भाई, कोन का ये तो 2D डायग्राम में दिख रहा है, कोई ना कोई पॉइंट होगा जो इसको भी ज्वाइन कर रहा होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा जो इस सर्किल के जो इसका बेस है इसको भी ज्वाइन कर रहा होगा, इसको भी ज्वाइन कर रहा होगा। ये जितनी भी लाइन हैं जो इसके सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करती हैं, उनको अगर आपस में टच कराया जाए तो ये जो हमारे पास सर्किल के फेस से बनता है, ये जो पार्ट बनता है इसी को थीटा या सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मैं सॉलिड एंगल और जो नॉर्मल प्लेन एंगल है इनके बीच में रिलेशन क्या होता है इसको डिफाइन करूंगा, और साथ में इस पे बेस्ड क्वेश्चन दूंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर के कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है तो मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। ओके, गुड डे टुडे।